जवान नीचे जाना, मेरे कैबिन में ना मॉलिक्यूल के 2 डब्बे होंगे, उनको एज इट इज उठा के ले आना। नीचे वाला जो डब्बा होगा बड़ा बॉक्स, वो ना ढक्कन इजीली खुल जाएगा, गिर जाएगा, फैल जाएगा सब, तो उसको ठीक से ऐसे पकड़ के लाना। हाँ हाँ दोस्त, थैंक यू, अच्छा भाई है मेरा वो। अच्छा, कल के पेपर में एक चीज आपने नोटिस किया होगा क्वेश्चन में, कल के केमिस्ट्री के पेपर में आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आपने अगर नोट्स अच्छे से कर लिया, एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ लिया, तो सारे क्वेश्चंस बन रहे थे नहीं बन रहे थे, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो टॉपिक जो कल के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, इससे ज़्यादा और डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है। मतलब मैंने थ्रू आउट पूरे वो चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कवर हो गया, चाहे डायपोल मूवमेंट हो, चाहे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट वाला हो, सिज्विक कंसेप्ट हो, से लेके A to Z सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया। ठीक है, तो मतलब कल का टेस्ट दिया, उसके लिए पढ़ा, आज उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लेंगे, तो वो 3 चैप्टर जो हमारे थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, बेसिक केमिस्ट्री और सारी चीज़ें, वो हमारा कवर हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्लियर है? तो अच्छा ढंग से करना है और वीडियो सॉल्यूशन याद से देखना, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन में जैसे सपोज AlCl3 आ गया, तो AlCl3 के बारे में तो मैं बता रहा हूँ कि ये एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड बन जाता है और ये ऑक्टेट कंप्लीट शो करता है, बात नहीं कर दादा। लेकिन वहीं AlCl3 के अलावा एक और कंपाउंड होता है, कौन सा बताओ? मैंने कॉपी में लिखा है, यस, MgCl2। तो MgCl2 के बारे में भी बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड बातें भी कवर हो रही है। पेपर में कुछ डाउट तो नहीं किसी क्वेश्चन में? पूछना चाहते हो केमिस्ट्री में कोई भी डाउट? हाँ, कोई डाउट? सीधा वीडियो सॉल्यूशन देखना, डाउट नहीं बताएंगे क्या? नहीं बताऊंगा, वीडियो सॉल्यूशन में बता दिया। तन मैं बात को समझना, देखो ये क्यूमिलीन मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? क्यूमिलीन। जरा समझते हैं, इधर देखो, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये रेड वाला CH3 है और ये ग्रीन वाला क्लोरीन है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। यहाँ पर वेज में क्या है बताओ? रेड वाला क्या था? CH3, और डैश में कौन है हमारे पास? डैश में क्या है बेटा? क्लोरीन। यही है, ठीक है। अब देखो, हम लोग ना 2 तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा? फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप 2 तरीके का हो सकता है। एक मैं बोलता हूँ नोटबुक फ्लिप, नोटबुक की तरह पलटो, यानी इसको पकड़ के ऐसे पलट दिया। दूसरा फ्लिप क्या हो सकता है बेटा? कैलेंडर की तरह ऐसे पलट दो, ऐसे पलट दिया। समझ में आ रहा है? तो 2 तरीके से फ्लिपिंग पॉसिबल है। अगर मैं फ्लिपिंग करता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, कन्फिग्रेशन बदलेगा क्या? इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे ही लिखूँ या इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाऊँ, इसका कन्फिग्रेशन बदलेगा क्या? बताओ। जो इसका कन्फिग्रेशन है वास्तविकता में वही होगा। अब जरा समझना, अब मैंने ये मॉलिक्यूल है, CH3 है, क्लोरीन है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये CH3 है, ये क्लोरीन है। अगर मैंने इसको, है ना, 180 डिग्री रोटेट किया, कैसा किया? 180 डिग्री रोटेट किया। कैसे रोटेट किया? कैलेंडर फ्लिप किया। क्या किया? कैलेंडर फ्लिप। ठीक है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने इसको 180 डिग्री घुमाया। आप समझ पा रहे? इसे मैंने कैसे घुमाया? ऐसा, मतलब ये ऐसा था, ठीक है, इसको मैंने 180 नहीं 360 डिग्री अगर घुमा दो, 360 में पूरा पलट जाएगा ना, 180 की जगह मैं इसको 360 डिग्री कर लेता हूँ। यानी ऐसा था, ये घूम करके ऐसा हो गया। अरे वापस से समझो, ये ऐसा है ना 180, ये हुआ 180। 2 मिनट रुक रहे, ये क्या हुआ? 90 डिग्री। ये कौन सा हुआ बेटा? 90 डिग्री। कौन सा हुआ? 90 डिग्री। अच्छा, 360 डिग्री रोटेट करूंगा तो कहने का मतलब ये है कि 360 डिग्री घूमने के बाद हमेशा सेम रिफ्लेक्शन आएगा। कोई भी रिफ्लेक्शन जो आप देख रहे हैं किसी भी चीज को, जैसे मैं ये खड़ा हूं, मैं 90 डिग्री घूम गया तो आप ये पोर्शन देख पा रहे हो, ठीक है। 180 डिग्री घूम गया तो आप मेरा जो डोर्सल हिस्सा है वो देख पा रहे हो। अगर वापस से मैं 90 डिग्री और घूम गया, मतलब तो ये हिस्सा यहाँ रहेगा, और पूरा 360 डिग्री घूमने के बाद मेरा वेंट्रल हिस्सा वापस से वेंट्रल में नजर आ रहा है आप लोग को। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यानी किसी भी मॉलिक्यूल को 360 डिग्री अगर मैं घुमाता हूँ, जल्दी आ जा बेटा, 360 डिग्री अगर किसी भी मॉलिक्यूल को घुमाता हूँ तो इसका मतलब क्या है? सेम रिफ्लेक्शन या सेम इमेज रिपीट हो जाएगी, ठीक है। और 180 डिग्री मतलब हाफ फ्लिप कर रहे हैं। कैलेंडर की तरह मैंने फ्लिप किया, यानी इसको पलट दिया ऐसे। ये ऐसा था, ये कैसा था? ऐसा था। इसको मैंने क्या कर दिया बेटा? पलट दिया। ये कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। ये ऐसा रखा हुआ था, इसको मैंने 90 डिग्री पलट दिया, ठीक है, पलट दिया।
तो अब जैसे ही पलटूंगा ये वाला क्लोरीन जो हो जाएगा ये किस में आ गया, ये तो इस प्लेन में आ गया, और ये वाले क्लोरीन क्या हो गए, वेज डैश में हो गए। एक और चीज को समझो, कैलेंडर फ्लिप के बाद दूसरा एक फ्लिप हो सकता है, उस फ्लिप को बोल सकता हूं मैं क्या बेटा, है ना, नोटबुक फ्लिप। ठीक है, ये नाम मैंने रखा है आपके समझने के लिए। नोटबुक की तरफ फ्लिप बोलने का मतलब क्या है जरा देखना। ये इस तरीके का मॉलिक्यूल है, देखो CH3 है, क्लोरीन है, कार्बन कार्बन कार्बन, क्लोरीन और CH3। मैं इसको नोटबुक के पन्ने पलटते हैं तो वैसे ही अगर पलट दो, जो ऐसा था ये क्लोरीन अब किस में था, वेज में था, अब वो क्लोरीन किस में हो गया, डैश में, सॉरी CH3 जो था वो जो वेज में था वो अब किस में हो गया, डैश पे, और डैश वाला जो क्लोरीन था, है ना, वो किस में हो गया, वेज पे। ये हो गया कार्बन कार्बन कार्बन। क्लियर है, समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखो ये फ्लिप करने पर ऐसा हो गया, ठीक है। तो इधर कौन आया, CH3, इधर कौन आया, CH3, और यहाँ कौन आया बेटा, Cl। बोलो क्लियर है। यानी नोटबुक की तरह अगर मैं फ्लिप करूं तो ये जैसा ओरिएंटेशन है वो ऐसा ओरिएंटेशन यहाँ होगा, बस वेज वाला डैश डैश वाला वेज हो जाएगा। ये बात समझ में आया। नोटबुक फ्लिप करने पर वेज वाला डैश डैश वाला वेज रहेगा, ये जो ऊपर वाला है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे वाला है वो नीचे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इस मॉलिक्यूल को अगर मैं 90 डिग्री कैलेंडर की तरफ फ्लिप करूं, कैसे फ्लिप करूं बेटा, कैलेंडर की तरफ फ्लिप करूं, तो अच्छे से समझ लेना, यहां ही एग्जामिनर आपको फंसाएगा, और ये जेई में क्वेश्चन फिक्स है। ये देखो यही वो मॉलिक्यूल है, क्लोरीन किस में है, वेज में, CH3 किस में है, डैश में। काम की बात क्या निकल के आई, अगर नोटबुक फ्लिप करता हूं तो वेज वाला डैश डैश वाला किस में आ गया, वेज में आ गया। ये चीज आप इमेजिन कर पाए, ठीक है। दूसरा केस समझो, अगर 90 डिग्री है, कैलेंडर फ्लिप कर रहा हूं, यानी अगर बदल दूं, ये ऐसा है, अगर मैं इसे ऐसा कर दूं, ये देखो ये ऐसा है ना, अगर मैं ऐसा करूं तो ये 90, ऐसा करूं तो 180, ठीक है। 180 डिग्री अगर कैलेंडर की तरफ फ्लिप कर दूं, मतलब ये पकड़ के पूरा मैंने ऐसे पलटा दिया या ऐसे पलटा दिया, तो जो ऊपर था वो नीचे, नीचे वाला ऊपर। और समझना बात को, ऐसे ही था, ये ऐसे ही था ना। अभी क्लोरीन किस में, वेज में, अगर मैं 180 डिग्री पलटाता हूं तो क्लोरीन किस में हो जाएगा, डैश में हो जाएगा। तो जो क्लोरीन वेज में दिख रहा था वो किस में हो जाएगा, डैश में, और जो डैश में दिख रहा था वो किस में हो जाएगा, वेज में। ये बात समझ में आया। यानी अगर कैलेंडर की तरह फ्लिप करता हूं तो मेरे दोनों चीज, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, और वेज वाला डैश डैश वाला वेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं नोटबुक की तरह फ्लिप करता हूं तो ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, बस वेज वाला डैश में और डैश वाला वेज में रह जाएगा। ये मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी है। इससे अब सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बोलो बात क्लियर है, समझ में आया। तो अगर मैं क्या करता हूं, नोटबुक फ्लिप, नोटबुक फ्लिप में वेज डैश एक्सचेंज होंगे, क्या एक्सचेंज होंगे, वेज डैश। और अगर मैं कैलेंडर फ्लिप करूं, ये नाम मैंने रखे ना, तो वेज डैश फ्लिप तो होगा, अपर डाउन एक्सचेंज भी होगा, ठीक है। इतना कॉपी में लिखो। क्या होता है ना, कई बारी कई इमेजेस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे नहीं दिख रहे होते, तो उस समय में ये फ्लिपिंग मेथड हमारे काम आएगा, ठीक है। जो बात बोला मैंने वो क्लियर हुआ। अब जरा इससे हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे इसका। अब मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, सबसे पहले बातें नहीं करो, बात नहीं, उससे मत बात कर। सबसे पहले मैंने एक बात बोली थी आपको, इनेंशियोमर के बारे में बोला था। किसके बारे में बोला था मैंने, इनेंशियोमर। बताओ इनेंशियोमर क्या होने चाहिए। एक तो पहले क्या होने चाहिए, दो डिफरेंट कंपाउंड होने चाहिए। अच्छा ये रिलेशन है कि प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल की, रिलेशन। और इनेंशियोमर होने के लिए दो मॉलिक्यूल होने चाहिए डिफरेंट, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है और एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे दिखे तो क्या होगा, इनेंशियोमर। क्या होगा, इनेंशियोमर, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर मैंने क्या बोला था, दूसरा रिलेशन क्या बोला था, डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर होने के लिए क्या होना चाहिए था बताओ, ठीक है। अच्छा इनेंशियोमर पेयर क्या होता है, मस्ट बी इंडिविजुअली ऑप्टिक, है ना, ये बोल दिया था मैंने, ठीक है। और
इनेंशियोमर के बाद जब डायस्टेरियोमर की बात किए थे तो हमने बोला था कि स्टीरियो आइसोमर्स होने चाहिए जो एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे न दिखे, वो क्या होंगे, डायस्टेरियोमर। ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पॉसिबल है डायस्टेरियोमर होने के लिए। तीसरा रिलेशन था आइडेंटिकल का, अगर सेम होगा तो आइडेंटिकल, अगर सेम नेचर कैरल सेंटर में सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। सेम नेचर कैरल सेंटर में ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होगा बेटा, इनेंशियोमर। ठीक है, और अदर रहा तो डायस्टेरियोमर के बारे में सोचना होगा जब ऑप्टिकल एक्टिविटी ना हो। जरा समझते हैं। ठीक, ये केस देखिए, देखो इसी क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे कल की क्लास में। तो आप नोटिस करना एक चीज, ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे लग रहे हैं क्या, आप बताओ। अगर मैं यहाँ मिरर खड़े कर दूं तो हाइड्रोजन CH3 अलग जगह है, यहाँ हाइड्रोजन CH3 अलग जगह है, मुझे इसको मिरर इमेज जैसा बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्लिप जो मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इस CH3 को इधर कर रहा हूँ। ये कौन सा फ्लिप हुआ बताओ, कौन सा फ्लिप हुआ, ठीक है। अगर मैं नोटबुक फ्लिप करता हूँ तो नोटबुक फ्लिप होकर के ये कैसा हो जाएगा बताओ। अगर ऐसे पलट दूँ तो ये हो जाएगा CH3, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन। बताओ क्या चेंज होगा, वेज वाला आ जाएगा डैश में, यानी डैश में CH3 पहुंच जाएगा, और डैश वाला किस में आ जाएगा, वेज में, यानी वेज में कौन आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका कैलेंडर फ्लिप कर दूं, क्योंकि आप देखो ऊपर हाइड्रोजन है और CH3 नीचे। अगर मैं इसे कैलेंडर की तरफ फ्लिप करूं तो अब ऊपर कौन हो जाएगा, CH3, अब कौन ऊपर हो जाएगा, CH3, और नीचे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन। अब वेज वाला किस में हो जाएगा, डैश में, और डैश वाला किस में हो जाएगा, वेज में। अब जरा इन दोनों मॉलिक्यूल को देखो, क्या ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, अरे यार बिल्कुल मिरर नहीं है ना, मिरर इमेज नहीं है तो इनका क्या रिलेशन बोलूंगा मैं, ये लोग क्या है। अच्छा 2 मिनट रुको, मैंने इसको क्या किया बेटा, कैलेंडर फ्लिप, तो ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे, नीचे वाला कहाँ हो जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे, ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे, और नीचे वाला कहाँ हो जाएगा, ऊपर। साथ ही साथ वेज वाला डैश में और डैश वाला वेज में हो जाएगा। क्या बना लेंगे। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करो, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अरे इस मॉलिक्यूल को उठा के यहाँ रखूँ और आप इन दोनों को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, CH3 के सामने CH3, डैश में हाइड्रोजन, डैश में हाइड्रोजन, वेज में CH3, वेज में CH3। क्या इस मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन हमने बदला, नहीं बदला ना। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, और ये कौन से क्यूमुलिन है, ऑड की इवन, इवन क्यूमुलिन है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ये भी क्या है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये मॉलिक्यूल भी क्या है बेटा बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, मिरर इमेज है। तो ये रिश्ता क्या कहलाएगा, इनेंशियोमर। क्या ये बात समझ में आया, फ्लिपिंग वाला कंसेप्ट समझ में आया, अब तो क्लियर रहेगा, समझ में आया सभी को। लिखो इसको, वैसे लिख लिया था तुमने, इसको मैं फिर से बता देता हूँ, उस दिन थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे तुम। हालांकि तन्मय तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे, ये कहीं से एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे नहीं लग रहे, लेकिन फ्लिप करके हम उसको देखें तो एक दूसरे का मिरर इमेज वो है। ये बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में आएगा, जेई में पूछा जा चुका है, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यूमुलिन वाला केस। जरा स्पाइरेन को भी देख लेते हैं। मैं किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसा कर सकता हूं ना। अब जरा देखना, यहां पर वेज के सामने डैश है, इसको मैं इसमें फ्लिप कर लेता हूं ना, वेज के सामने डैश है, डैश के सामने वेज है, मैं इसको कैसा फ्लिप कर रहा हूं, नोटबुक फ्लिप कर रहा हूं। तो नोटबुक फ्लिप करने पर ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, नोटबुक की तरफ फ्लिप करने पर ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा और नीचे वाला नीचे रहेगा। बोलो रहेगा, फर्क सिर्फ इतना है, वेज में डैश वाला आ जाएगा, यानी यहाँ कौन आ जाएगा, CH3, और डैश में वेज वाला आ जाएगा, वेज डैश हो जाएगा और डैश वेज हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। तीसरा, अगर मैं इसमें कैलेंडर फ्लिप करता हूँ तो कैलेंडर की तरह अगर मैं फ्लिप कर दूँ
तो इस बार हाइड्रोजन हो जाएगा ऊपर, लेकिन कैलेंडर की तरफ फ्लिप करने से क्या होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, साथ ही साथ वेज वाला डैश, डैश वाला वेज बन जाता है। तो यहाँ पर डैश में इस बार कौन आ जाएगा, CH3, वेज में कौन आ जाएगा बताओ, मिथाइल, और साथ ही साथ ऊपर वाला आ जाएगा नीचे और नीचे वाला आ जाएगा ऊपर। अब जरा इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को कंपेयर करो, इसको यहाँ रखो और इसको यहाँ लेके आओ, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं दिख रहे? अरे दिख रहे। और ऊपर से स्पाइरेन है, कौन सा, ऑड की इवन, इवन स्पाइरेन है, दो ग्रुप दोनों डिफरेंट, दो ग्रुप दोनों डिफरेंट, ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है ना, दो ग्रुप दोनों डिफरेंट, दो ग्रुप दोनों डिफरेंट, ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो दो ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस एक दूसरे के रिश्ते में क्या लगते हैं, इनएंशियोमर। समझ में आया? बना सकते हो, किसी भी एक को एक्सचेंज करके उसके ओरिएंटेशन में ले सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना, पहले कौन सा फ्लिप कर रहे हैं अपन लोग, नोटबुक फ्लिप कर रहे हैं, फिर कैलेंडर फ्लिप कर रहे हैं, आप कैसे भी कर सकते हो ठीक है, वो फ्लिप करना तो आपके ऊपर है। क्लियर हुआ ना कंसेप्ट? कहाँ, वो गलती से लिख दिया होगा मैं, तो CH3 वाला हो जाएगा, हाँ कैसे हो जाएगा बताओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेज वाला डैश, डैश वाला वेज बन जाएगा, तो CH3 हो जाएगा किस में, वेज में, और डैश वाला आ जाएगा किस में, हाइड्रोजन में। मतलब इन दोनों को आप देखें तो ये मिरर इमेजेस हैं, और ये तो यही है करके मैंने मिरर बीच में रख दिया है ना, दिख नहीं रहे ये मिरर इमेज जैसे, लेकिन है, फ्लिप करके आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ो, चलिए ये क्वेश्चन को देखो। अब देखो ये तो पक्के से मिरर इमेज जैसे दिख रहे ना, सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है जरा चेक करो। ये मॉलिक्यूल कौन सा है, ऑर्थो, ऑर्थो डैश डाई टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल वाला केस है। अब देखो दो ग्रुप दोनों डिफरेंट, दो ग्रुप दोनों डिफरेंट, ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, ये बात तय है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है बोलो, ठीक है, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, ठीक है। अब जरा देखना, लेकिन गौर से देखो, यहाँ पर देखो ये मिरर अगर रख दूं तो NO2 के सामने NO2 है, COH के सामने COH है, सिमिलरली COH के ऊपर में COH है और NO2 के सामने में NO2 है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे दिख रहे हैं, तो बात यही खत्म हो जाती है, दे आर इनएंशियोमर ऑफ ईच अदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है कि नहीं, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है कि नहीं, सिमिलरली ये स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर, अगर ये दोनों सिस ट्रांस होते, समझना बात को, अगर ये दोनों सिस ट्रांस होते तो दोनों के बीच में रिश्ता क्या होता, डायस्टीरियोमर, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमेशा क्या होते हैं एक दूसरे के, डायस्टीरियोमर। क्या ये बात मालूम है आपको? एक चीज, दूसरी चीज समझना, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, ट्रांस है, तो डायस्टीरियोमर तो नहीं होगा। अच्छा अब ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं चेक करते हैं इनएंशियोमर के लिए, ना तो आइडेंटिकल हो जाएगा, जरा देखना कायरल सेंटर है या नहीं है, POS नहीं है, COS कायरलिटी ऑप्टिकल एक्टिविटी है, कायरल सेंटर है कि नहीं, यस सर है, POS देखो ऐसे काट के देखो, ये पीछे की तरफ है जबकि ये आगे, POS नहीं है, COS कायरलिटी ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इनएंशियोमर। अब बात करते हैं बेटा मीजो कंपाउंड की, टर्म 9 में हम लोग पहुंच गए, ठीक है, PPL से शुरू किए थे और पहुंच चुके हैं किसमें बेटा, मीजो कंपाउंड्स में। तन्मय से मैं पूछना चाहूंगा कि मीजो कंपाउंड किसको बोलते हैं, नहीं पता, जया बताएगी, किसी को नहीं मालूम, इस क्लास में बैठे किसी को भी मीजो के बारे में कुछ भी मालूम है, ठीक है, जरा सुनना मैं बता रहा हूँ, तन्मय ध्यान दे। मीजो कंपाउंड बोलने का मतलब ये है, मीजो कंपाउंड ये प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल की, ये कोई रिलेशन नहीं है, इट इज नॉट ए रिलेशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल या कंपाउंड, इट इज नॉट ए रिलेशनशिप, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड। दूसरा, एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, पहली बात तो मीजो कंपाउंड क्या होने चाहिए, सबसे पहली बात तो ये, इनको क्या होना पड़ेगा, इनएक्टिव होना पड़ेगा, ऑप्टिकली ये लोग क्या होते हैं, इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। अच्छा आपको मालूम है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का कुछ रिश्ते में कुछ भी हो सकता, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के रिश्ते में क्या हो सकता है, इनएंशियोमर हो सकता है क्या,
नहीं हो सकता, क्योंकि इनेंशियोमर होने के लिए दोनों को ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का डायस्टीरियोमर हो सकता है क्या? यस सर, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का ऑप्टिकली इनएक्टिव डायस्टेरियोमर, ऑप्टिकली एक्टिव डायस्टेरियोमर दोनों पॉसिबल है, क्योंकि डायस्टेरियोमर होने के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, सारे कॉम्बिनेशन डायस्टेरियोमर में पॉसिबल है। तो एक चीज मैं बोल रहा हूँ, कोई एक मॉलिक्यूल होना चाहिए जो ऑप्टिकली क्या हो, इनएक्टिव हो, उसका कोई डायस्टीरियम, एटलीस्ट एक ऑप्टिकली एक्टिव क्या होना चाहिए, डायस्टीरियोमर होना चाहिए। आपको समझ में आया? ऐसा कोई कंपाउंड जो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है, और इसका डायस्टीरियोमर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसा कम से कम एक डायस्टीरियोमर तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो इस कंपाउंड को मैं नाम दूंगा, मैं बोलूंगा ऐसा कंपाउंड मीजो है। मीजो की डेफिनेशन समझ में आई? लोग सोचते हैं मीजो कंपाउंड वो होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बात सही है, लेकिन ये बात आधी अधूरी है। मैं उस किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव को नाम पकड़ के मीजो नहीं बोल दूंगा। ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो और उसका कम से कम एक डायस्टीरियोमर ऐसा होना चाहिए जो ऑप्टिकली क्या हो, एक्टिव हो, तो ऐसे कंपाउंड को मैं क्या नाम दूंगा, मीजो कंपाउंड बोलूंगा। क्या बोलूंगा, मीजो कंपाउंड। लिख लो ये डेफिनेशन। क्या तन्मय ये बात समझ में आया? ये बात भूल जाएगा क्या? ये बात मालूम था क्या? अरे चलिए तीसरा, अब देखो मीजो पहचानना है जुगाड़। एक तरीका तो ये हुआ कि एक मीजो कंपाउंड है, उसका डायस्टीरियोमर आप बनाओ, और डायस्टीरियोमर ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं चेक करो। तब तक डायस्टीरियोमर बनाते रहो, तब जब तक ऑप्टिकल एक्टिविटी ना आ जाए। अगर ना मिले तो वो मीजो नहीं होगा। अगर एक ऑप्टिकल एक्टिव डायस्टीरियोमर मिल गया तो वो मीजो होगा। लेकिन इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो जुगाड़ मैंने ये बना रखा है कि कंपाउंड विद एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर अलोंग विद पीओएस। एक तो पीओएस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। पीओएस के अलोंग अगर 2 कायरल सेंटर कम से कम अगर हो तो वो कंपाउंड मीजो है। बात खत्म। ठीक है, अभी अप्लाई भी करेंगे और समझेंगे भी। ये लिख लो। देखो इस कंपाउंड को देखते हैं। सबसे पहले इस कंपाउंड में ये मीजो है कि नहीं, पहले ये चेक करेंगे। सबसे पहले देखना इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये 1, ये 2, ये 3, कैसे घूम रहा हूं, 1 2 नहीं 1 2 और ये 3, कैसे घूम रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आर होगा ना। टेंशन हो गया, कैसे कैसे कर दिए। 3 दिन के लिए गया था मैं, उतने भूल गया आरएस। नहीं मैं डर गया कि तू ऐसे घूरी क्यों, है ना। हाँ ये क्या है, 1, ये हो गया 2, 1 2 3 घुमाओ, कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा, एस। अब जरा देखना इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है कि नहीं, यस सर है। पीओएस है कि नहीं, देखो अगर मैं ऐसे काटूं तो OH और H आगे की तरफ, OH और H आगे की तरफ, वो एक मिरर इमेज में है, COH पीछे की तरफ, वो अपने मिरर इमेज में। पीओएस है, COS तो नहीं है ना। COS क्यों नहीं होगा, COH को मिलाने वाली लाइन पीछे की तरफ जा रही है, जो इस सेंटर के पीछे होगी, और OH और H को मिलाने वाली लाइन कहीं से नहीं मिल रही। COS तो नहीं है, कायरलिटी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं, यानी ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। इसका मॉलिक्यूल का नाम टार्ट्रिक एसिड होता है, मालूम है ना, मैंने बता रखा है ये। ठीक है, चलो देखो आगे देखो। अब मैं इसका डायस्टीरियोमर बनाने जा रहा हूँ। डायस्टीरियोमर बनाने के लिए आप किसी भी एक कायरल सेंटर में सिंगल स्विच कर दो। डायस्टीरियोमर आपको अगर बनाना है तो किसी भी एक कायरल सेंटर में सिंगल स्विच कर दो। तो सपोज मैंने पहले वाले कायरल सेंटर में सिंगल स्विच किया, ये हो गया COOH अपनी जगह, ये हो गया COOH अपनी जगह, OH यही है, H यही है। यहाँ सिंगल स्विच किया तो यहाँ हो गया OH और यहाँ हो गया H। क्लियर है। एक यहाँ भी हो सकता था, दूसरा डायस्टीरियोमर ये भी बना सकता हूँ इसका मैं, आप जरा नोटिस करना, तो वो भी इसका डायस्टीरियोमर ही है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये हो गया हमारे पास में क्या, COOH, ये हो गया COOH, ये H और OH अपनी जगह, नीचे वाले में मैंने स्विच कर दिया, सिंगल स्विच किया, तो ये OH और ये H। जरा कॉन्फ़िगरेशन निकालो तो जरा देखते हैं। 1 2 3 कैसे घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा,
S, है ना, 1 2 3 कैसे घुमा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा S, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 2 3 कैसे घुमा रहा हूँ, क्या होगा 1 2 3 कैसे घुमा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा R, ठीक है। मुझे बताओ ये लोग आपस में क्या रिश्ता रखते हैं, डाई एस्टेरियोमर, ये भी आपस में क्या रिश्ता रखते हैं, डाई एस्टेरियोमर। देखो ध्यान दो, ये इसका इनेंशियोमर नहीं हो सकता, सेम नेचर कायरल सेंटर है, सेम कन्फिगरेशन, इसमें ऑपोजिट है। अगर दोनों ही ऑपोजिट होता तो इनेंशियोमर होता, तो अब क्या है ये डायस्टेरियोमर, ये भी क्या है डायस्टेरियोमर। तो एक जुगाड़ मैंने आपको बता दिया, अगर सेम एक किसी एक कायरल सेंटर में अगर सिंगल स्विच कर दो तो क्या बनता है, दोनों कायरल सेंटर में अगर मैं सिंगल स्विच कर दूंगा तो क्या बनेगा इनेंशियोमर, क्या बनेगा इनेंशियोमर। और अगर डबल स्विच कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा आइडेंटिकल बन जाएगा, क्या बन जाएगा आइडेंटिकल। जरा उसको और मैं लिखवा भी दूंगा। तो देखो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, जरा इसको देखो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, अरे एक्टिव है यार, ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। जरा देखो इसमें कायरल सेंटर है, पीओएस है क्या नहीं है, सीओएस भी नहीं है, कायरलिटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है। यहाँ पर भी देखो कायरल सेंटर है, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, कायरलिटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। हमें कम से कम एक ऑप्टिकल एक्टिव डायस्टेरियोमर चाहिए था मीजो बोलने के लिए, यहाँ मुझे कितने मिल गए 2। तो इसका मतलब ये कैसा टार्टरिक एसिड है, मीजो टार्टरिक एसिड है। एक तो ऑप्टिकली इनएक्टिव था, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यस ये जो कंपाउंड है ये कौन सा कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड है। समझ में आया, पक्की बात है यहाँ तक। तो डायस्टेरियोमर बना के चेक करेंगे, लिख लो। अच्छा आइसोमेरिज्म से इस बार क्वेश्चन आएंगे भाई पक्के से, है ना, बढ़िया से करना। ये एनवाई सर ने बोला अभी, चलो हो गया यहाँ तक। चलिए तो ये हमारे लिए काम की चीज है। काम की चीज क्या है सुन लो, डबल स्विच ऑन बोथ कायरल सेंटर। अगर दोनों कायरल सेंटर में डबल स्विच करूं क्या बनेगा आइडेंटिकल। सिंगल स्विच एनी वन कायरल सेंटर क्या बनेगा डायस्टेरिक। अगर किसी एक कायरल नहीं बोथ कायरल सेंटर में अगर सिंगल स्विच कर दूं तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, क्या होंगे मिरर इमेज। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है दोनों मिरर इमेज तो इनेंशियोमर होगा, अगर कोई भी ऑप्टिकल इनएक्टिव रहा तो वो डायस्टेरियोमर हो जाएगा। वो बात की बात है, मिरर इमेज बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंगल स्विच करना होगा दोनों कायरल सेंटर में। ये जुगाड़ है हमारा, है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज का। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन मैं बैठी हूँ, नहीं तो ये तो जान ले लेगा मेरा, है कि नहीं। हाँ पूरा पढ़ना पड़ता है ना बेटा। क्या चीज बेटा बोल, हाँ बोल बोल के लिख। डबल स्विच ऑन बोथ कायरल कार्बन आइडेंटिकल, मैं भी बोल देता हूँ। सिंगल स्विच एट एनी वन कायरल सेंटर डायस्टेरियोमर, और सिंगल स्विच ऑन बोथ कायरल कार्बन मिरर इमेज। तो पीओएस देखने का एक और तरीका भी मैंने आपको बताया, पीओएस के अलोंग मीजो देखने का। पीओएस के अलोंग अगर कायरल सेंटर मिल जाए, दो कायरल सेंटर एटलीस्ट, तो वो क्या होता है मीजो होता है। जरा देखो क्या इस मॉलिक्यूल में मेरे को मीजो देखना है तो वो डायस्टेरियोमर बनाने की जरूरत नहीं। क्या ये पीओएस है, अरे है, तभी तो बी आर के आगे बी आर, एच के आगे एच है। और पीओएस है मतलब यहाँ पर दो कायरल सेंटर है अलोंग, पीओएस के अलोंग दो कायरल सेंटर है, मतलब ये मीजो है। ये क्या है बेटा मीजो कंपाउंड। अब मीजो कंपाउंड ना ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है जरा देखना। इसका यहाँ का कन्फिग्रेशन क्या है, ये देखो ये है 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 घूम रहे, कैसे घूम रहे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा R। ये 1, ये 2, ये 3 कैसे घूम रहा हो तो ये क्या होगा S। अब देखो लाइट को अगर ये 60 डिग्री लेफ्ट रोटेट कर रहा है तो इसका अगला पार्ट उसको 60 डिग्री राइट रोटेट कर देता है। इंटरनल कंपेंसेशन, ये खुद के ही कलेश की वजह से ये लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट जाने दे देता है। इसने कोशिश तो किया था, जितना ये घुमाया उतना इसने काम खराब दिया। ये मतलब सिमिलर वही बात है, मैं पढ़ाया तुम भूल गए नहीं, तो ओवरऑल जितना आता था उतना ही आता है, मतलब 0 अंडा। बोलो बात समझ में आया। मेरा भाई माइक ला के दिया है मेरे को, इसका वो फुंतरू तो ला देता रे, नहीं है यहाँ, ला दे जो जल्दी जा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। तो अगर लाइट को जितना इसने घुमाया उतना ही ये घुमा दे तो ओवरऑल मॉलिक्यूल मेरा कैसा रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीजो कंपाउंड आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इट्स ओन इंटरनल कंपेंसेशन।
इसे बोलते हैं इंटरनल कंपेंसेशन। अपने खुद के इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से जितना ये लाइट जितना घुमाएगा उतना ही वो पार्ट भी घुमा देगा, तो लाइट सीधी निकल जाती है, ओवरऑल पीपीएल सीधे निकल जाती है। तो मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। लिख लो। मदद करो तो ऐसा करो कि दोबारा आदमी बोले ही ना। फाइंड आउट मीजो कंपाउंड देखना है। देखो कायरल सेंटर ये है कि नहीं मुझे बताओ। नहीं है, कायरल सेंटर ये है नहीं है। अब पीओएस अगर देखो ये भी पीओएस है, ये भी पीओएस है, किसी पीओएस के अलोंग मुझे कायरल सेंटर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा, मीजो नहीं होगा। ये मॉलिक्यूल मीजो हो सकता है क्या, आप बताओ। नहीं हो सकता। समझ में आया, तरीका समझ में आया। अच्छा ये खुद ऑप्टिकली, अच्छा इसको ऐसे समझ लो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये बात तो आप मानते हैं ना। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जरा देखो, इसमें कायरल सेंटर नहीं है, पीओएस है, ऊपर से सीओएस नहीं है, कायरलिटी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। अब अगर मैं इसका डाईस्टीरियोमर बनाऊं तो इसका डाईस्टीरियोमर कैसा बनेगा जरा बताना। एक होगा वेज तो दूसरा होगा डैश। अब जो डाईस्टीरियोमर बन रहा है उसको क्या होना चाहिए था, नाखून खाने वाली बच्ची, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था। बताओ, कायरल सेंटर नहीं है, पीओएस है यार, अगर ऐसे करता हूं पीओएस यहाँ है, सीओएस भी है, कायरलिटी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी, तो ये भी क्या है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इस वजह से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये मीजो नहीं है। लेकिन मैंने देखने का तरीका आपको शॉर्टकट क्या बताया, पीओएस के अलोंग कोई कायरल सेंटर नहीं है, पीओएस के अलोंग कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो ये मीजो नहीं है। ठीक है, देखने का तरीका आपको बता दिया, लेकिन बाकी जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कंसेप्ट से चले तो ये है। फटाफट लिखेंगे, स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, ये अगर पीओएस है, मीजो है कि नहीं मुझे बताओ। ये अगर पीओएस है तो ये दो इसके अलोंग कायरल सेंटर है, तो इसका मतलब ये मीजो होगा। ठीक है, इसको ऐसे चेक कर लो, कायरलिटी, कायरल सेंटर है, बोलो है ना, कायरल सेंटर है। चलो पीओएस है, सीओएस, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी, कायरलिटी नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होना तो मतलब मीजो हो सकता है। मीजो कंपाउंड आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। इसका डायस्टीरियोमर बनाऊंगा तो सिस वाला ट्रांस में चला जाएगा, तो इसका जो ट्रांस बनेगा, चेक करने के लिए सिर्फ बता रहा हूं जो कि हमने कर लिया है, तो इसका जो ट्रांस बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, एक होगा वेज तो दूसरा होगा डैश में, ये सीएल है, ये सीएल है। मुझे बताओ कायरल सेंटर है भाई, अरे है ना यार, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं, कायरलिटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है। ऑप्टिकली एक्टिव डायस्टीरियोमर मिल रहा है ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड का, तो ऐसा कंपाउंड क्या होगा, मीजो होगा। मैंने कंसेप्ट से भी आपको बताया और मेरा जुगाड़ भी फिट बैठ रहा है। पीओएस के अलोंग अगर दो कायरल सेंटर मिल गए, पीओएस है मतलब मीजो है। ध्यान दो, ये पीओएस है, बोलो है, पीओएस के अलोंग नो कायरल सेंटर, कोई कायरल सेंटर मिल रहा है, तो ये मीजो नहीं होगा। अरे यार इसका डायस्टीरियोमर बना दोगे तो उसमें भी पीओएस होगा, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है। डायस्टीरियोमर बनाने के लिए एक बैच होगा, दूसरा किस में चला जाएगा, डैश में, उसमें भी पीओएस है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हमें एक डायस्टीरियोमर ऐसा चाहिए जो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो पीओएस के अलोंग यहाँ पर क्या है, कायरल सेंटर नहीं है, तो ये मीजो नहीं होगा। इसको देखो मीजो है। कई लोग को लगता है मीजो होने के लिए दो होता है, ऐसे सोचते हैं। कई लोग का सोच देखना ना, मैं जैसे एक कॉपी देना बेटा, ये निकिता भाई मैं ऐसे ऐसे छुपा देता हूँ, तो उन लोग ये सोचते हैं अगर ये आर है और ये एस है तो मीजो हो जाएगा।
उनके दिमाग में ये है, क्योंकि आर को काउंटर करने के लिए एस है, राम है तो रावण भी हो गया तो बराबर हो गया, ऐसा टाइप का। ठीक है, पाप किए जाके अंडा खा गए, चिकन खा लिए, ले ये सॉरी ये तो और ही पाप हो गया ना। थोड़ा पुण्य किए, गरीब का जाके मदद कर दिए एकदम, और उसके बाद फिर जाके गरीब कोई परेशान कर दिए तो बराबर हो गया, है कि नहीं? बोलो बात क्लियर है ना? वही वाला चीज है एकदम, वही चीज हो गया, बैलेंस हो गया। देखो आप कई लोग को यही लगता है ये आर है तो ये एस हो गया तो मीजो। मैंने ऐसा बोला ही नहीं। मीजो की डेफिनेशन मैंने क्या बोला वो उधर बच्ची बताएगी। हाँ करेक्ट, डायस्टेरियम, ध्यान देना है नोनी, हाँ है ना। मेरे इरादों से ज़्यादा मेरा तजुर्बा बड़ा है, मैंने किताबों से ज़्यादा इंसानों को पढ़ा है। तुम्हारे चेहरे को देख के मुझे समझ में आ जाता है ध्यान है कि नहीं है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? डायस्टेरियोमर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? डायस्टेरियोमर की। एक कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, उसका डायस्टेरियोमर कम से कम एक ऐसा बने जो ऑप्टिकली क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। बोलो बात समझ में आ रहा है? लोगों को भ्रम ये होता है कि मीजो होने के लिए एक आर है और एक एस है तो वो मीजो होगा। अब यहाँ देखना, एक आर होगा दूसरा एस हुआ तो ये वाला या तो आर होगा या तो एस होगा, तो बोले एक ठो ज्यादा हो गया तो ये मीजो नहीं होगा। ऐसा वो घर का गणित लगाते, ट्रिक। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला आपको क्या देखना है? पीओएस। क्या यही पीओएस है? बोलो है। और पीओएस के अलाउंग 2 कायरल सेंटर दिखा? अरे है यार, नहीं क्या? ये है पीओएस, इसके अलाउंग 2 कायरल सेंटर, तो 110% ये क्या होगा? मीजो होगा। आप निकाल के देख लेना, ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव ही आएगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालने के लिए आरएस से नहीं, आरएस तो सिर्फ एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन है। ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए आप क्या चेक करते हो? पीओएस है कि नहीं, सीओएस है कि नहीं। दोनों अगर नहीं होगा तो कायरलिटी होगी, तब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हालांकि ये भी कायरल सेंटर नहीं है। ये कायरल सेंटर है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है ना। तो आप सोचो आर एस निकालने भी बैठोगे तो इसका निकलेगा नहीं। क्या कंसेप्ट है? बोले एक है तीसरा भी आ गया तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा हमेशा, ऐसा नहीं होता। चलिए अगला देखो, ये पहचानो मीजो है क्या? बताओ क्या सबका कॉन्फ़िगरेशन देखो। अच्छा, कायरल सेंटर कितने दिखते हैं? ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है। क्यों? ये ग्रुप और ये ग्रुप टोटली डिफरेंट है। ये कायरल सेंटर होगा, क्यों? ये ग्रुप और ये ग्रुप टोटली डिफरेंट है। ये भी कायरल सेंटर है। कितने कायरल सेंटर है? 4। ठीक है, देखो ये मेरे पास पीओएस है। पीओएस के अलोंग मुझे कम से कम 2 कायरल सेंटर चाहिए थे, यहाँ तो 4 मिल रहे हैं ना, 2 ये तो ये भी क्या होगा बेटा? मीजो होगा। नहीं आया समझ में? कई लोग ऐसे करते हैं, सपोज ऐसे है आर एस आर से एस कटा, आर से एस कटा। कई लोग ऐसे करते हैं आर एस आर से एस कटा, 3 आर बचा ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे नहीं करना, ठीक है? ये नहीं, ये कोई सीखा तो नहीं, ऐसा कोई किया तो नहीं है? बताओ। हाँ, सोचना भी मत ऐसा, ठीक है? क्या तन में ऐसा तो कभी नहीं किया ना। चलो ये बताओ इस बेसिस पे। अच्छा, ये कायरल सेंटर होगा? डेफिनेटली होगा, ये तो है कायरल सेंटर ना। चलो ये कायरल सेंटर है क्या? मुझे बताओ। ये ग्रुप पूरा अलग है ना, ठीक है? ये है, ये है। अब मुझे एक चीज बताओ, कई लोग को लगता है कि सर, कई लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि सारे एटम एक तरफ सारे एटम एक तरफ तो मीजो है। अरे ऐसा नहीं है ना, ये लेफ्ट राइट ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाता है। देखो ध्यान से समझो, ये पीओएस है कि नहीं मुझे बताओ। ये लाइन जो मैं खींच रहा हूँ ये पीओएस है भाई। हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, OH के सामने OH, सिमिलरली जो OH आ गया उसके सामने OH है, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, और मिथाइल पीछे की तरफ है ना। ये 3D स्ट्रक्चर है, आपको बताया फिशर के प्रोजेक्शन में। जो हमारे पास में ये वाली लाइन होती है जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ये आगे की तरफ है, और जो वर्टिकल लाइन है वो किधर होता है? पीछे की तरफ। ये मैंने बता रखा। अब पीओएस के अलाउंग मुझे 2 कायरल सेंटर कम से कम चाहिए थे, 4 हो गए। 3 ऐसे नहीं चलेगा ना, बराबर होने चाहिए। 2 इधर कायरल सेंटर तो 2 इधर है, तो ये भी डेफिनेटली क्या है? मीजो कंपाउंड है। चलो क्लियर है यहां तक?
इस मॉलिक्यूल में बताओ ये मीजो होगा कि नहीं होगा? हमें क्या ढूंढना है? पीओएस के अलोंग 2 कायरल सेंटर ना। हाँ बताओ पीओएस है कि नहीं है? कई लोग को लग रहा होगा कि पीओएस नहीं है। अगर मैं ऐसे कट करता हूं तो ये तो हो रहे हैं लेकिन इस कार्बन के सामने कार्बन नहीं है। ध्यान दो, एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि आप सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज जाओ। ऐसा लगता है वो सीट अपनी बेटी के लिए बचा के रख रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? सही कर देना है। क्या बनना है? दामाद। बोलो बात समझ में आ रहा है? वो फंसाना चाह रहा है, वो चाहता है कि आप इस मॉलिक्यूल को देख करके फंस जाओ। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल ऐसा दिख रहा है, रेगुलर पॉलीगन होता है, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये अगर क्लोरीन यहाँ है तो ये क्लोरीन यहाँ होता है। मैंने ये बात आपको पहले बता रखा था, ये जब मैं शुरुआत में पीओएस सीओएस पढ़ा रहा था। अब ध्यान दो, ये अगर पीओएस है, गौर से देखना, ये अगर पीओएस है तो इसके अलोंग 2 कायरल सेंटर दिखे नहीं दिखे? तो डेफिनेटली ये क्या है? क्या मीजो कोई रिलेशनशिप है? नहीं, ये प्रॉपर्टी है किसकी? मॉलिक्यूल की। लिखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीजो दिख गया, चलिए ये वाले क्वेश्चन को बना के बताओ। ये बताओ पीओएस है? यस सर है। देखो ये पीओएस तो है, पीओएस का अलोंग कायरल सेंटर है। देखो यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा, एनवायरमेंट डिफरेंट है। ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर, डेफिनेटली मीजो है। अरे है ना? बोलो ना। इस क्वेश्चन में देखो, ये तो पीओएस है यार? नहीं है, क्लोरीन और ब्रोमीन है। बताओ पीओएस है? तो जब पीओएस ही नहीं है तो इसका मतलब पीओएस नहीं है। ठीक है, सीओएस वो भी नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली क्या हो गया? एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कभी भी मीजो बन सकता है कि नहीं बन सकता? मुझे बच्ची बताएगी। नहीं बन सकता है, तो ये मीजो कंपाउंड तो कभी नहीं होगा। इसका मतलब अगर ऑप्शन में, मैं इधर सुन लो मेरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मीजो, 4 ऑप्शन देखूं, तो सबसे पहले आप क्या छांटोगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी देखो। जो ऑप्टिकल एक्टिव वाले वो तो कभी भी मीजो हो ही नहीं सकते, उनके लिए मीजो होने के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। बोलो बात क्लियर है? उसके बाद फिर आप बाकी में कंसेप्ट लगाना। अलॉन्ग विद पीओएस के अलॉन्ग 2 कायरल सेंटर मिल जाए तो क्या हो जाएगा? वो मीजो हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाले क्वेश्चन को बताओ। अच्छा, यहाँ पर ये पीओएस है, बोलो है ना? अरे है ना यार? ये कायरल सेंटर है। अरे इधर से नहीं, इधर जाऊं और इधर जाऊं, ये कायरल सेंटर है क्या? बताओ। देखो अगर इधर जाऊंगा तो कार्बन है, इधर जाऊंगा तो कार्बन पे मिथाइल है, तो ये कार्बन कैसा होगा? कायरल होगा। सिमिलरली ये कार्बन भी कैसा होगा? कायरल होगा। तो पीओएस के अलोंग 2 कायरल सेंटर है, यानी ये कंपाउंड भी क्या होगा? मीजो होगा। चलिए अब टर्म नंबर 10, मीजो तो अब पहचान लेंगे ना हम लोग, कर लेंगे। टर्म नंबर 10 देखो, यह है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्यारे बच्चों गौर से सुनना, जेई वालों के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री से क्वेश्चन आता है, कंफर्म है। जेई के सिलेबस में ये मेन पार्ट है। नीट में इससे क्वेश्चन कम देखे गए मेडिकल के एग्जाम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है। दूसरी चीज सुनना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से अब तक क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए या न के बराबर पूछा गया, लेकिन क्योंकि पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है और अगर मुझे आपको किसी क्वेश्चन में फंसाना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये बात अगर मैं जानता हूं तो ये बात एग्जामिनर भी जानता होगा, क्योंकि आपको मालूम है सीट, बेटी और दामाद। बोलो बात क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री को बहुत अच्छे से खुले दिमाग से समझना है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 3D में सोचना पड़ेगा। तो मैं आगे ही पहले लिखो चेतावनी, इस कहानी के सभी पात्र व घटनाएं वास्तविक है। इसको समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं करके अपना सिग्नेचर मार देना। क्लियर है? ठीक है, लिख भी दिए चेतावनी। हाँ, डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया हूं तो अब समझेंगे। चलो तो देखो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद क्या होता है जरा समझना। द लाइन along which if molecule is rotated through 360 degree and it shows same reflection at least twice, then the line is known as axis of symmetry। अब जरा मैं समझाने वाली बात जो बोला था वही चीज से क्लियर होगी। बोलने का मतलब क्या है, इसका हिंदी में मैं मतलब बता दूं कि किसी लाइन के अलोंग मॉलिक्यूल को आप 360 डिग्री घुमाओ। नया है पुराना है? एक नंबर बात।
ठीक है, समझना एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और सब लोग कॉपी बंद करो, अच्छे समझ लो पहले, है ना, पूरा टेंशन नहीं लेना, ये दिमाग लगाने वाला टॉपिक है। ठीक, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलने का मतलब क्या है, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, क्या है बेटा, मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर, है ना, आना यार, ये वो जो पूछे पलटा, हाँ ठीक है, जल्दी है, जल्दी है, 2 मिनट इधर, ठीक है, हाथ में हाथ दे, ठीक है, ये मैं ऐसा गलत मत सोचो, मैं आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझा रहा हूँ, है ना, ठीक है। अब ये जो है मेरे भाई को अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ, ठीक है, ऐसे घुमाता हूँ, ऐसे अगर मैं घुमाता हूँ इसे, तो वो दूध से सफेदी निरमा में जो लड़की घूमती नहीं है, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए वाला, है कि नहीं, अरे वो दीपिका पादुकोण घूमर घूमर करके जो घूमती है, वैसी वाली बात है। ये लड़का सीधा खड़ा हुआ है, देखो सीधा खड़ा हुआ है। अब इसमें मैं आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री घुमा रहा हूँ, इस एक्सिस में अगर मैं रोटेट करूँ, मैं घुमाऊंगा तो घूमना, ठीक है, ये कितना डिग्री घुमा, 90 डिग्री, ये कितना डिग्री घुमा, 90 डिग्री, ये कितना हुआ, 9 9 180 270, और ये कितना हुआ, 360। 360 डिग्री घुमाने में इतना ये कितने बार दिखा, 4 बार। कहां से दिखा, लाशो, ये अपीयरेंस, ये वाला चोकटा जो है, ये थोबड़ा इसका मेरे भाई का, ये एक बार इधर दिखा, इधर तो कान दिख रहा है ना, थोबड़ा कहां दिखा, इधर घूमने से पीठ दिखा है, इधर घूमने से ये कान दिखा है, इधर वाला, इधर घूमने पे दिखा है। नहीं आया बात समझ, चक्कर तो नहीं आ रहा, मेरी बात को समझना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलने का मतलब है, अगर मैं यहां रख के इसे गोल गोल घुमाऊं, ये बेब्लेड की तरह, तो जरा बात को समझना, हर मॉलिक्यूल 360 डिग्री में तो अपने आप को रिपीट करेगा ही करेगा। कितने फोल्ड के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, 360 डिग्री, एक फोल्ड के बाद ही, एक ही फोल्ड बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं C1, यानी वन फोल्ड एक्सिस। क्या बोलते हैं, वन फोल्ड एक्सिस। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, हाइड्रा, पैरामीशिया, रिक्शिया, फ्यूनेरिया, इक्वाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा, पिंकटाडा, सीपेन, गोर्गोनिया, सीफेन, मैंड्रिन, ग्रेन कोरल, जो भी रहेगा, ठीक है ना, पाइला, एप्पल, स्नेल, जितना भी रहेगा, ठीक है, सब कुछ में 360 डिग्री में एक एक्सिस तो मिलेगा, जिसे बोलते हैं C1 एक्सिस। क्या बोलते हैं, C1 एक्सिस। 360 डिग्री में कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को सेम अपीयरेंस रिपीट कर ही देता है, तो ये हमारे लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कंसिडर नहीं किया जाएगा। हमारे लिए क्या होगा, अगर मैं सपोज ये कोई ऐसा स्पीशीज होता लाइक ऑक्टोपस टाइप, जस्ट इमेज, नहीं ऑक्टोपस नहीं, रेडियल सिमेट्री वाला, फॉर एग्जांपल ये रेडियल सिमेट्री मिलता है, मैं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा, देखना, हाइड्रा, या गलत बोल दिया, गलत बोल दिया, या वो सिलेंट्रेटा में पॉलिप मेड्यूसा वाला, पॉलिप, ठीक है, तो उसको हर एक रोटेशन में वो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अगर उसको 360 डिग्री में अपना अपीयरेंस वो कम से कम 2 बार रिपीट कर सकता है, तो उसे बोलेंगे C2 एक्सिस या 2 फोल्ड एक्सिस, ठीक है। हो सकता है 360 डिग्री घुमाने में एक ही अपीयरेंस 3 बार मिल जाए, उसे बोलेंगे C3 एक्सिस या 3 फोल्ड एक्सिस। हो सकता है उसको घुमाने पर वो 4 बार अपने आप को रिपीट करे, तो C4 एक्सिस होगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बहुत टाइप्स हो सकते हैं, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में जा सकते हैं आप। चक्कर तो नहीं आ रहा, मेरे भाई के लिए जोरदार तालियां। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जब मैं बात करता हूं, तो C1 एक्सिस हम कंसिडर नहीं करेंगे, C2, C3, C4, C5, C6 एक्सिस भी हो सकता है। बोलो हो सकता है, अरे हूं हाँ करो। और जितने एक्सिस होंगे उस बेसिस पे उसको फोल्ड करके नाम दे दिया गया, जैसे C2 एक्सिस है तो 2 फोल्ड एक्सिस, C3 एक्सिस है तो 3 फोल्ड एक्सिस, ऐसा बोला जाता है, C4 है तो 4 फोल्ड एक्सिस इसे बोला जाता है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री वहां आ जाती है। एक बात को समझा जाए, एक चीज एक्सिस ऑफ, दूसरी बात यह है, डेफिनेशन जरा सुना जाए, कि किसी मॉलिक्यूल को अगर मैं 360 डिग्री घुमाऊं, यानी घुमाते हुए वहीं ला दूं, वो अपने आप को सेम रिफ्लेक्शन जितने बार रिपीट करेगा, कम से कम 2 बार रिपीट करना चाहिए, एक बार में नहीं। एक बार रिपीट कर रहा है तो वो एक्सिस तो हमेशा रहेगा, एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार रिपीट करना चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोले, उस लाइन को मैं बोलूंगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मैंने बोला था सिमेट्री एलिमेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ा, सेंटर ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ा, एक सिमेट्री एलिमेंट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसकी डेफिनेशन समझ में। अब जरा समझना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जितने 23 सिमेट्री एलिमेंट थे वो पूरा एब्सेंट होता है तो उसे बोलते हैं एसिमेट्रिक।
और सिर्फ दो पीओएस सीओएस हो तो डिसिमेट्रिक। मॉलिक्यूल के कायरल होने के लिए यानी ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री से तो कोई लेना देना नहीं है, यानी मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो ना हो ऑप्टिकल एक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता। तो पढ़ा क्यों रहे हो सर? सिलेबस में है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के होने ना होने से मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता। तो काम की चीज यही है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट एनी क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्या मेरी बात आपको समझ में आया? क्या ये चीज क्लियर हो रहा है? अब इस बात को और अच्छे समझेंगे। मैं जानता हूं हड़बड़ी है कॉपी को खोलने की, आत्मा छटपटा रही है, लेकिन बात को समझा जाए। ये BF3 मॉलिक्यूल है। कौन है मेरे भाई बंधु? BF3 मॉलिक्यूल। अब BF3 मॉलिक्यूल में अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा सकता हूं, ऐसे घुमा सकता हूं, इस लाइन से घुमा सकता हूं, या सेंटर से भी घुमा सकता हूं। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना है। एक तो मॉलिक्यूल को मैं ऐसे फ्लिप कर रहा हूं, कैसे फ्लिप कर रहा हूं? ऐसे घुमा रहा हूं, यानी इस एक्सिस में। कैसे? इस एक्सिस में। दूसरा मैं कैसे घुमा सकता था? ये ऐसे रोटेट कर सकता था। इसे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं। ये देखो, ये एक BF3 मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है। ये बोरॉन है, ये 3 फ्लोरीन है। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड है? जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ये बच्ची बताएगी। ये ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास? खड़े होना है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। कैसे? वो तो बताई है ना? नहीं बताई? ठीक, तो बता कैसे? 2 2 4 2 6। वैकेंट ऑर्बिटल है बोरॉन के पास? है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अरे तन्मय खड़े हो। अरे क्या मैं आ जाऊं क्या अपनी पे? अरे बॉन्ड बनाने के बाद भी वैकेंट ऑर्बिटल है बोरॉन का। अरे क्या करता? अरे तो येड़ा है क्या? ये देखिए बोरॉन है 1s2 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ये येड़ा है क्या? इसीलिए तो ये बनाना बॉन्डिंग बनाता है। ये वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कि ये 3 बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन से। ये देख, ये देख, वैकेंट ऑर्बिटल था, याद करो। ऑक्टेट एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऊपर से वैकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, तभी तो BF3 मॉलिक्यूल क्या होता है? अरे लुइस एसिड होता है। लोन पेयर को लेकर के BF4 माइनस बनाया था सिज्विक कंसेप्ट में। मॉलिक्यूल जिनके पास हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल दे एक्सपेंड देयर ऑक्टेट विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के सिज्विक कंसेप्ट पढ़ाया हूं। F माइनस आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या होगा? बैक बॉन्डिंग, यहाँ पर बनाना बॉन्डिंग हो जाएगा। और कुछ ऐसा मॉलिक्यूल, बनाना बॉन्डिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर ना हुआ तो यहाँ BB तो है ही है। इतना इनऑर्गेनिक में पढ़ा है नालायकों, अच्छे से रिविजन करना, समझे? बहुत पढ़ा है इनऑर्गेनिक, क्लियर है ना? और अच्छे से पढ़ा हूं, मेरे नोट से बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, बाद में पछताओगे, उससे अच्छा अभी पढ़ो। अगर मैं कुछ पूछता हूं तो धनाधन उसके बारे में बोलना। बैठ, ये BF3 मॉलिक्यूल है। क्या है? BF3 मॉलिक्यूल। इसका अपीयरेंस ऐसे ही दिख रहा है। अब इस वाले एक्सिस के अराउंड में घुमाता हूं। ये कितना डिग्री घुमाया? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री घुमाया? 180 डिग्री। मुझे कितना घुमाना है? 360। ये कितना घुमाया? 270। ये कितना घुमाया? मुझे बताओ 360 घुमाने में ये कितने बार रिपीट हुआ? 1 2। उधर नहीं देखना, इधर घुमा रहा हूं। कितने बार? 2 बार। कितने बार? 2 बार। तो ये जो एक्सिस है इसे मैं बोलूंगा C2 एक्सिस। क्या बोलूंगा बेटा? C2 एक्सिस। गौर से देखेंगे तो ये जो एक्सिस है इसे मैं C2 एक्सिस बोलूंगा, या इसे नाम दिया गया है 2 फोल्ड एक्सिस। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हुआ करो, ठीक है। सिमिलरली ये वाला एक्सिस भी क्या होगा? C2 एक्सिस होगा। बोलो होगा? 2 फोल्ड एक्सिस होगा। सिमिलरली ये वाला एक्सिस भी क्या होगा? 2 फोल्ड एक्सिस होगा। तो बताओ BF3 मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस कितने? ठीक है, 3 इसके पास क्या है? C2 एक्सिस। बोलो क्लियर है? C1 तो हमेशा होता है। अब जरा देखना, इधर देखना, C और कौन सा एक्सिस से देखते हैं। अगर मैं इस सेंटर से घुमाऊं, ठीक है, अभी ऐसा है,
ये कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना डिग्री हुआ? 180। नहीं हुआ यार, सॉरी। ये देखो इसे मैं, हाँ सॉरी 60 डिग्री। ये देखो एक बार घुमाऊंगा तो ऐसा ऐसा, मतलब मैं घुमाऊंगा, आप सोचो ये वाला एटम इसकी जगह आ जाएगा। आप ऐसे समझो ना, अगर मैं यहाँ से घुमाता हूँ, ये एटम इसकी जगह, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, एक बार हुआ। ठीक है, ये एटम इस जगह, ये एटम इस जगह, ये एटम इस जगह, 2 बार हुआ। सिमिलरली ये एटम इस जगह, यहीं से शुरुआत हुआ था, ये इस जगह आया, कितने बार हुआ? 3 बार। 360 अगर मैं घुमाता हूँ, आप इसको मार्क कर लो ऐसे, ये जो एटम है ना, एक कुछ, अगर मैं इसको मैं ऐसे करूँ, आप मान के चलना सेम कलर का है, सेम ही एटम है, बस आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने डिग्री दिखाने के लिए उसको ऐसे किया है। ठीक है, चॉकलेट नहीं है रे, यही मांग रही थी ना, वैसे दिख रहा ना, मस्त। ठीक है, हमारे जमाने में क्या आता था, ये लोको पोको खाए हो तो, उसके बाद आया था एल्पेनलीबे। हाँ चलो कोई बात नहीं, खैर इधर देखते हैं, चॉकलेट नहीं है, इधर देख, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन। अब एक बार रोटेट करूंगा, ये फ्लोरीन इसकी जगह आ जाएगा, सेम अपीयरेंस, ये फ्लोरीन इसकी जगह आ जाएगा, सेम अपीयरेंस, ये फ्लोरीन इस जगह आ जाएगा, सेम अपीयरेंस। तो अगर 360 डिग्री घुमाता हूँ, कितने बार घूम रहा है? 3 बार घूम रहा है। तो ये जो सेंटर पे एक्सिस गया हुआ है, उसको दिखाने के लिए आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा क्रॉस डॉट, ये मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो एक्सिस है, ये कौन सा होगा? C3 एक्सिस, या इसी को मैं क्या बोलूँगा बेटा? 3 फोल्ड एक्सिस। अच्छा, 3 फोल्ड एक्सिस कितना है इसके पास? 3 कहाँ से हुआ यार, एक ही हुआ। 3 फोल्ड एक्सिस 3, 2 फोल्ड एक्सिस 2, C4 एक्सिस 4 होंगे ऐसे में। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, कब ये छोड़े, कब मैं जाऊं। ये घूमने घुमाने के चक्कर में मेरा माथा घूम रहा है। इससे पहले इनेंशियोमर, डाइस्टेरियोमर पढ़ के मर जा रहे हैं, उसके बाद फिर ये घुमा रहा है। क्या नहीं आया समझ में? है? आएगा? आया? ठीक है, चलो आने दो, ये लिखो। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को? लिखा जाए। God ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।